Good morning everyone. Today we will start the new chapter and which is molecular basis of inheritance, chapter 6 of our class 12. We had completed chapter 5. Now we will discuss molecular basis of inheritance. See, there is a word molecular basis means there is a complete discussion of biomolecules और उसके अंदर एक मेजर जो डिस्कशन आएगा वो आएगा जेनेटिक मॉलिक्यूल्स और जो की है डीएनए और आरएनए. ठीक है, डीएनए और आरएनए के बारे में इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन चलेगा. तो फर्स्ट वी ऑल नो दैट इन प्रोकैरियोटिक सेल जिनके अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल जो बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो होता है आरएनए, मेजरली आरएनए, या फिर उससे थोड़ा सा डेवलप देखा जाए तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा. और फिर हम जैसे जैसे आगे की तरफ चल रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, एवोल्यूशन की तरफ देखेंगे तो हमें यूकैरियोटिक सेल्स नजर आएगी और वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, ये होता है जेनेटिक मटेरियल. अब देखें इसके अंदर हमें सबसे पहले तो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. तो आरएनए इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. आरएनए से ही हम डीएनए बनाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग about DNA. What is the full form of DNA? Deoxyribose nucleic acid. क्या है? Deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid. ठीक है ना, ये है हमारा डीएनए का फुल फॉर्म. अब डीएनए का स्ट्रक्चर, तो डीएनए के जो है मेन कंपोनेंट्स की डीएनए किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट है पेंटोज शुगर. तो ये पेंटोज शुगर कौन सी है? इट इज अ राइबोज शुगर. राइबोज शुगर. सेकेंड है फॉस्फोरिक एसिड. सेकेंड कौन सा है? फॉस्फोरिक एसिड. थर्ड जो हमारे पास होता है वो है नाइट्रोजन बेसिस. तो ये तीन चीजों से मिलके जो डीएनए या आरएनए भी इन तीन चीजों से मिलकर ही बना होता है जेनेटिक मटेरियल. अब हम इन तीनों का पहले तो हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर जो है किस तरीके का दिखाई देता है. तो देखिए सबसे पहले राइबोज शुगर जो है हम कह रहे 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पेंटोज शुगर. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये राइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर. नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन, पांचवा कार्बन जो होता है बाहर प्रेजेंट होता है CH2OH के फॉर्म. ठीक है, बाकी हर जगह आप देखेंगे OH, H, H, OH, H, OH और यहाँ पे H. ये है राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर. ये राइबोज शुगर है. अब मुझे इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसको मैंने क्या बोल दिया? राइबोज शुगर. अब मैं कह रही हूँ मुझे डीऑक्सीराइबोज शुगर है क्योंकि आरएनए जो होता है वो तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड. उसमें तो ये स्ट्रक्चर काम आ जाएगा. और डीएनए की डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो इसको डीऑक्सी कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ जो नंबर 2 वाले कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वहां से OH हटा देना है, बाकी सेम चलेगा.
बस ये कौन सा हो गया, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड किस तरीके से बनेगा, तो फॉस्फोरिक एसिड आप लोग देखिए, ये फॉस्फोरस है, ये डबल बॉन्ड ओ, OH OH OH, ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल स्ट्रक्चर है और इसका फॉर्मूला होता है H3PO4, H3PO4। So I think both the structures are clear. Now थर्ड स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन बेस का। तो देखिए नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स, पिरिमिडीन्स दो होती है, एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन। प्यूरीन्स कौन कौन सी होती है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ठीक है, ये होता है। अब इन नाइट्रोजन बेसिस के अंदर एक रूल आता है जिसे हम कहते हैं चारगॉफ्स रूल, जो जब हम डीएनए पढ़ेंगे उस वक्त मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी ये ध्यान रखिए चारगॉफ्स रूल क्या कहता है। ये कहता है अमाउंट ऑफ एडेनिन is equal to thymine and amount of guanine is equal to cytosine। ठीक है, या फिर A plus T G plus C equal to 1, या फिर हम कहते हैं A equal to T और G equal to C। किसके अंदर हो रहा है, ये डीएनए के अंदर बेस पेयरिंग होगी कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन। बट आरएनए के अंदर थाइमीन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल, वहाँ पे थाइमीन नहीं प्रेजेंट होगा, वहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, पहला हमने पढ़ लिया राइबोज शुगर, दूसरा हमने पढ़ लिया फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा हमने देख लिया नाइट्रोजन बेसिस। इसके स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमें इनके एग्जाम्पल्स आने चाहिए कि प्यूरीन्स कौन सी होती है और पिरिमिडीन्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, अब बनाते हैं डीएनए। तो देखिए सबसे पहले मेरे सामने क्या है, ये है राइबोज शुगर, दिस इज द राइबोज शुगर। यहाँ पे है CH2OH, यहाँ पे है H क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं, H, यहाँ पे है H और यहाँ पे OH। तो देखो सबसे पहले एक नाइट्रोजन बेस आता है, क्या आ रहा है, नाइट्रोजन बेस आ रहा है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट N भी लिख देती हूँ, ये है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस आके नंबर 1 कार्बन पर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है इस OH ग्रुप के थ्रू, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, मैं इसी के अंदर समझा देती हूँ आपको। इरेज, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ के ऐड हो गया, तो अब नाइट्रोजन बेस आप देखिए ये OH हट जाएगा और ये H भी अब हम नहीं शो करते इसको भी, अब ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे ऐड हो गया।
इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे कि जब पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस दोनों ऐड होते हैं तो ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। दे आर नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जैसे यहाँ पे एडिनिन ऐड है तो वो क्या बनेगा, एडिनोसिन। थाइमिन ऐड है तो थाइमोसिन। ग्वानिन ऐड है तो ग्वानोसिन। साइटिन ऐड है तो साइटिडीन। और यूरेसिल ऐड है तो यूरिडीन। तो ये सारे नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स के। जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, एडेनिन, एडिनोसिन के अंदर, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास स्ट्रक्चर क्या है, मेरे पास स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया, N भी लिख दिया मैंने। यहाँ पे है CH2OH और ये 5 नंबर वाले कार्बन पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे डीऑक्सीराइबो शुगर बना रही हूँ तो H ही ऐड करना है। यहाँ पे है OH। अब तीसरा मेरे पास आता है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड देखिए, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस हो गया, H2O निकल गया। तो अब स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा ये देखिए आप लोग। H नाइट्रोजन बेस, CH2OH 5 प्राइम फ्री है, इसका कोई भी एडिंग नहीं हुई है। यहाँ पे OP, ये है फॉस्फोरस, इसका डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और OH ऐड हो ही गया है, इधर OH प्रेजेंट ही है और इधर भी OH प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। एक OH इसके साथ हाइड्रोलाइज्ड हो गया। तो जब इससे हमने क्या सीखा है, जब राइबो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड तीनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये तीनों मिलके न्यूक्लियोसाइड में देखिए आप लोग सिर्फ पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस थे। अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड हो गया है तो ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, दे विल मेक न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या हो गया न्यूक्लियोटाइड, राइबो शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। तो अब इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना लेते हैं। तो अगर वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन डीऑक्सीराइबो शुगर से मिलके नहीं बनी है तब तो वो आरएनए बना लेगी, और डीऑक्सीराइबो शुगर से मिलके बनी है तो वो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बना लेगी। तो अब हम सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, देखिए ये है मेरे पास। अब मैं बार बार वो नहीं लिखने वाली हूँ OHH, ये डीऑक्सी है, ये मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन बेस ऐड है, दिस इज द नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे CH2OH था, ये CH2OH कहाँ पे 5 प्राइम एंड फ्री है, कुछ भी ऐड नहीं है यहाँ पे। अब 2 प्राइम पे मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड ऐड था और उसका एक OH में यहाँ कैरी करती हूँ, एक तो डबल बॉन्ड बना रहा है, एक OH इधर है और एक बीच में यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। दूसरा न्यूक्लियोटाइड मैं फिर ले लेती हूँ,
देखो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है ये CH2OH है और यहाँ पे POH नजर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस हो गया, H2O निकल जाएगा, निकाल देते हैं H2O को। ये मैंने यहाँ से ये मैंने H2O निकाल दिया, H2O निकाल दिया। एक बार मैं ये O भी डिलीट कर रही हूँ तो आप देखोगे बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। अब इस तरीके, तो पता चला किस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ती है। अब ये नीचे वाले के साथ बॉन्ड कर लेगा इसी तरीके से 5 प्राइम वाली पोजीशन से, है ना, 5 प्राइम वाली पोजीशन से ये बॉन्ड बना लेगा। और फाइनली एंड में जाके जब हम देखेंगे, सपोज करते हैं ये फर्स्ट है, बीच में बहुत सारी चेन चल रही है और ये लास्ट है, तो लास्ट वाला 3 प्राइम पे आपको फ्री नजर आएगा और ये ऊपर से 5 प्राइम वाला फ्री नजर आएगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये डायरेक्शन हो गई, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। अब इसके अंदर हम बॉन्डिंग देखते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग क्या है, 3 नंबर वाले कार्बन से और यहाँ पे 5 नंबर वाले कार्बन से। तो 3,5 फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बनता है। किसके बीच में बनता है, ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है। ये इस तरीके से एक कंप्लीट लंबी चेन बनती ही चली जाएगी। अब इसके सामने वाली हमें एंटी पैरेलल चेन देखनी है, अपोजिट डायरेक्शन वाली। एक बार मैं और बता देती हूँ, इसके नीचे तो आप देखो ये है, ये कहाँ से ऐड हो जाएगा, ये CH2 इधर O और ये ऐड हो गया, यहाँ पे तो H है, ये यहाँ पे अगेन ये फॉस्फोरस ऐड हो जाएगा, ये O बॉन्ड है ना, और ये नीचे 3 प्राइम तक फ्री हो जाएगी और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस चल ही रहा है। क्लियर है, ये इस तरीके से एक लंबी चेन बनेगी। अब हम देखते हैं कि इसका सेकेंड जो एंटी पैरेलल चेन है वो किस तरीके से बनेगी। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसका एंटी पैरेलल डायरेक्शन देखना है हमें। इसको मुझे उठा के ऐसे रोटेट ही करना है 180 डिग्री पे। ये है। अब मैं इसको उठा के ऐसे रोटेट करूंगी ना, तो 1 ये है, 2 ये है और 3 ये। 3 प्राइम इसका फ्री है, 3 वाला कार्बन फ्री है ना, कोई बॉन्डिंग नहीं, तो इसको हम 3 प्राइम बोल देंगे। और ये इधर है CH2OH, ठीक है। बीच में वही फॉस्फोरस आ रहा है और वही ऐसे बॉन्डिंग बनेगी, इनके साथ हाइड्रोलाइसिस होगा। तो क्यों ना हम इसको हटा दें यहाँ से और मैं डायरेक्ट जो है इसी के साथ बॉन्ड दिखा दूं, ये ऑक्सीजन का। दूसरा मैं वापस इस तरीके से बना लेती हूँ। नंबर 1 पे तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बेस ऐड है, ठीक है ना, नाइट्रोजन बेस ऐड है। 1 2 3। अब ये 3 नंबर वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बन गया। और इसका ये CH2, ये ऑक्सीजन, ये वापस फॉस्फोरस बॉन्ड बना रहा है, ये वापस ऑक्सीजन। और ये देखिए आप लोग, फिर से 1 मिनट, अब इसको एक बार नहीं लिखते हम, पहले मैं बना लेती हूँ। ये ऑक्सीजन 1 2 3, ये 3 से बॉन्ड बना लिया इसने। और ये 5 वाला फिर से, अब ये
अगर इस तरीके से चल रही है तो 3 से स्टार्ट हुई और 5 पे ख़त्म हो गई, इसका 5 प्राइम हो गया। ठीक है, और नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस तो चल ही रहे, ये नाइट्रोजन बेस। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड कर लेते हैं। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, अदरवाइज स्लाइटली एक थोड़ा सा ऊपर होता है, स्लाइटली एक थोड़ा सा नीचे होता है, इस तरीके से बनती है चेन। तो इनके अंदर क्या बॉन्डिंग थोड़ी ऐसे हो जाती है, हल्की सी स्लाइटली स्लांट हो जाती है दोनों, तो ये अपने आप एक दूसरे को ट्विस्ट देने लग जाती है। ठीक है, और ट्विस्टिंग इन्हीं की वजह से आता है। तो इन दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर इन दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर इन दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है डीएनए की चेन, ये चेन हो रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है ना। तो दोनों क्या हो गई, एंटी पैरेलल हो गई एक दूसरे के। तो इस तरीके से ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। क्लियर है। अब इसके अंदर जो हमने नाइट्रोजन बेस लिखा है, यहाँ पे जो हमने नाइट्रोजन बेस लिखा है, सपोज मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, ये नाइट्रोजन बेस कौन सा है, एडेनिन। तो एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्ड करेगा, या फिर मैं इसको उल्टा बोल सकती हूँ कि थाइमीन ऑलवेज बॉन्डेड विथ एडेनिन। और ये जो बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड होता है, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन और थाइमीन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। सेकेंड, अगर मैं कह रही हूँ यहाँ पे ग्वानिन है, इफ देयर इज अ ग्वानिन, तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगा, और ये बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड, या फिर साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड करेगा और ये बॉन्ड होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम देख सकते हैं। तो चारगॉफ रूल क्या कहता है कि एडेनिन का अमाउंट हमेशा थाइमीन के बराबर होगा, या थाइमीन का अमाउंट हमेशा एडेनिन के बराबर होगा, और एडेनिन थाइमीन ही बॉन्ड करेंगे किसमें, डीएनए के अंदर, और वो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड। amount of guanine is equal to amount of cytosine, amount of guanine is equal to amount of cytosine, and they will be bounded with triple hydrogen bond, ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ये चारगॉफ्स रूल होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चारगॉफ्स रूल करवाया था, वही ये चारगॉफ्स रूल है। अब देखिए एक बार इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड ये चल रहा है, यहाँ पे एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये एक कोई सीक्वेंस है। तो इसका एंटी पैरेलल कोडिंग स्ट्रैंड क्या होगा, दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा। तो दूसरा स्ट्रैंड हम देखेंगे, ये दूसरा स्ट्रैंड हम बना रहे हैं कि एडेनिन किससे बाउंड करता है, एडेनिन हमेशा थाइमीन, तो ये डबल बॉन्ड बनेंगे। थाइमीन किससे बाउंड करेगा, हमेशा एडेनिन के साथ। साइटोसिन ग्वानिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, एडेनिन थाइमीन के साथ, एडेनिन थाइमीन एडेनिन के साथ, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड और साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन, एडेनिन एडेनिन साइटोसिन एंड ग्वानिन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। सो आया समझ में। ये इस तरीके से अगर मैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोल रही हूँ, तो ये 3 प्राइम, सॉरी ये इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा।
ठीक है ना, ये कोडिंग स्ट्रैंड बन गया। बट अगर आपको ये कोडिंग स्ट्रैंड दिया गया और कहा गया इसका आरएनए बनाओ, तो आरएनए कैसे बनेगा? देखो, ग्रीन तो ले लिया, आरएनए बनाते हैं हम। ये आरएनए चल रहा है, यहाँ पे क्या एडिनिन, एडिनिन किसके साथ बाउंड करता है? थाइमिन के साथ। बट आरएनए के अंदर एडिनिन की जगह, थाइमिन की जगह क्या आता है? यूरेसिल। तो इसका होगा यूरेसिल। थाइमिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडिनिन के साथ। ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, एडिनिन का थाइमिन होना चाहिए बट वहाँ यूरेसिल आ जाएगा। एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन का थाइमिन बट यूरेसिल, थाइमिन का एडिनिन, एडिनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। बस सिंपल, ये बन गया आरएनए आपका। आप चाहे तो इसका आरएनए बनाओ, आप चाहो तो इसका आरएनए बनाओ, किसी भी स्ट्रैंड का हम आरएनए बना सकते हैं। और ये इतना ही सिंपल होता है, इतना ही सिंपल होता है जितना हम सोचते हैं इसको बनाना। तो आप देख लीजिए एक बार, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ठीक है, और नहीं आ गया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए हो गया। अब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए देखो, डीएनए की जो स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं वो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। 3D मॉडल है उसका, और वो प्रपोज किया गया था वॉटसन एंड क्रिक के थ्रू, एंड दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, और ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम होगा। तो इसकी जो विड्थ होती है इट इज़ अ 20 एंगस्ट्रॉम। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, या हम कह सकते हैं दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। और अगर यहाँ पे एडिनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, तो ये आपकी हो जाएगी 0.34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर, दोनों एक ही होती है। ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, डबल हेलिकल होता है। डिस्कवरी किसने की? वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवरी की थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। डिस्कवरी ऑफ डीएनए के लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, बस अब इसके अंदर हमें सोलेनॉइड मॉडल देखना है। लेंथ ऑफ डीएनए, ये सभी लेंथ ऑफ डीएनए हम निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए क्या होगी? डीएनए की लेंथ हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? डीएनए की लेंथ क्या होती है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको ध्यान रखना है 6.6 इंटू 10⁹ एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ये है 3.4 नैनोमीटर। तो टोटल मिला के हमारे पास मीटर में आता है 2.2 मीटर। ये है डीएनए की लेंथ। तो 2.2 मीटर, नियर अबाउट दिस मच, ये हमारे सेल के अंदर किस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सपोज कीजिए। अब इसके बाद जो है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, किसके अंदर क्या क्या होता है।
जो हमें सोलेनॉइड मॉडल के फॉर्म में पढ़ना है, तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।